एक बैटलफील्ड में जहां स्नो से ढका हुआ था, एक लोन फिगर कॉर्प्सेस के हीप्स पर बिना मुड़े अपने बॉडी से इंटेंस किलिंग ऑरा रेडिएट करते हुए खड़ा था। उन्होंने ठंडे अंदाज में उस व्यक्ति को संबोधित किया जो अभी उनके पीछे आया था। वो ओल्ड मैन साइडवेज देखकर बोले, क्यों हैं आप वहां जब आपको वहां होना चाहिए था? जब उन्होंने ईस्ट में कॉन्करिंग आर्मी को लीड करते हुए अपना सिर झुकाया, अपनी फिस्ट कसकर पकड़ी और तीखे दांतों से जवाब दिया कि वे उन्हें डिफीट करने आए हैं। उस ओपन डिक्लेरेशन में युद्ध के बारे में उन्होंने फादर को बुलाया। उन्होंने अपने लिप्स को डिस्डेन घुमाया। उनकी रेडिश आइज बिल्कुल काम रहीं और उन्होंने स्ट्रेन वॉइस में एक ब्लड स्टेन सोड खींची और अक्यूज किया कि उन्होंने शुरू से ही अपनी आर्मी को बेट की तरह यूज करने का प्लान बना था, और पूछा कि क्या वे रॉन्ग थे। पापा, वो रो रहा था। उस आदमी ने बिना किसी हेजिटेशन के मान लिया। उनका टोन इंडिफरेंट और मॉकिंग था और कह रहे थे कि बिना विंग्स वालों का यही पर्पस होता है। फिर उन्होंने स्नीयर किया, क्या वो सही नहीं है मेरे फूलिश सन? हर एक बिटर वर्ड एसेस के थ्रू डैगर की तरह पियर्स कर गया। हार्ट एल्माइन फैमिली की उषा एल्माइन के साथ, जो कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े वॉर गॉड्स हैं, फ्यूरी इग्नाइट कर रहा है और रॉयल फैमिली को अपनी ब्लेड से प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा है। घर के हेड रैडिक मैन नेशन में अकेले ऐसे मैन थे जिनके पास वह सुप्रीम पावर था। याद करते हुए कि कैसे एक पावरफुल आदमी ने एक ब्लिजर्ड में अपनी जान बचाई थी जब वे मर रहे थे, उस डेट को रिपे करने के लिए उन्होंने जो भी पूछा गया वह करने के लिए अग्री कर लिया था। बिना किसी हेजिटेशन के ब्लडी वॉर्स में उतर गए। फिर भी उनका चाइल्डहुड बस एक शेम ही था, ह्यूमिलिएशन और कंटेम्प्ट का। उनके ब्रदर्स उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉक करते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि उनके जैसे बिना विंग्स वाले किसी के भी हेड हाई रखने का कोई राइट नहीं है। पीठ पर विंग्स का सील मैजिकल पावर का सोर्स था। जितने ज्यादा विंग्स किसी के होते हैं उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ होती है, और इसलिए ड्यूकल हाउस में अकेला जो मैजिक यूज नहीं कर पाता था उसे विंगलेस कहा जाता था। डिस्पाइट एवरीथिंग, उन्होंने स्वॉर्ड मास्टर करने के लिए टायरलेसली खुद को डिवोट कर दिया और अपनी बॉडी को अपना ओनली वेपन बन लिया। उन्होंने हमेशा माना कि एक दिन उनका रिलेंटलेस डेडिकेशन के लिए एक्नॉलेज किया जाएगा। आखिर में अपनी मेरिट से उन्हें लॉयल कंपेनियंस मिल गए जो एक ट्री के पीछे से फाइट करते थे। उनकी शार्प गेज अलर्ट थी, जैसे किसी बैड ओमेन को सेंस कर रहे हों। उन्हें बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि पूरी आर्मी केयरफुली प्रिपेयर्ड एम्बुश में फंसी हुई है तो उन्हें हॉरर लगा। जब वे डेस्परेटली चिल्लाए तो पेनफुल मेमोरीज याद आ गईं और उन्होंने डिमांड की कि क्या यह फादर के प्रति उनकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड है। उन्होंने पूरी तरह ट्रस्ट कर लिया था। सिर्फ एक आईसी स्टेयर ही जवाब था। रेडिक घृणा से मुस्कुराते हुए पूछा कि कोई इंस्ट्रूमेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ट्रूई डिक्लेयर कर रहे थे कि उनका पर्पस पूरा हो गया है और उन्हें डिसअपियर होने का ऑर्डर दे रहे थे। उन वर्ड्स ने हजारों ब्लेड्स की तरह आस की आंखों में जलती हुई हेट्रेड को और बढ़ा दिया। गुस्से से भरा हुआ वह एक मैडमैन की तरह आगे बढ़ा, अपनी सोर्ड उठाकर चिल्लाया, फादर! उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि वे कितने फूलिश थे जब उन्होंने उस आदमी पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक स्पिनिंग स्लैश मारा जिसने उन्हें बिट्रे किया था। द शार्प ब्लेड ने रैडिक के नेक को ग्रेज किया, जिससे ब्लड का एक लाइन बना और पहली बार उनका एक्सप्रेशन शिफ्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट इंस्टेंट में कहीं से ग्लोइंग रेड मैजिकल चेन्स निकलकर उन्हें बाइंड कर दिए। उनके ओन ब्रदर्स ने उन पर अटैक किया था। चेन होने के बावजूद वह अपनी सोर्ड वाइल्डली स्विंग कर रहा था, अपने अटैकर्स को अपने फ्यूरी में काट रहा था। जैसे ही मैजिकल चेन्स टाइटन हुए वे दर्द से चिल्लाए। उनके मुंह के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। फिर भी फाइट करने का उनका मन नहीं मिजा रहा था। उनके एक ब्रदर ने मॉकिंगली स्मर्क किया और पूछा कि क्या वे अभी भी नहीं करते हैं। समझो, विंगलेस हमेशा विंगलेस ही रहेगा। वो तीनों, फादर और सन, वहां एरोगेंटली खड़े थे और स्नो में कोलैप्स हो रहे उस पर नीचे देख रहे थे। एक और भाई ने मजाक में कहा कि जमीन पर क्रॉलिंग करना ही सही जगह है। उसने अपना हाथ फ्रीजिंग स्नो में दबाया और ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा कि अगर वे उसे वैसे भी डिस्कार्ड करने वाले हैं तो उसने उसे अंदर क्यों लिया था। रोडरी नीचे झुककर ठंडे अंदाज में उसे बोला कि खुद को डिसीव करना बंद करो। उन्हें शुरू से ही उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने आस का लगभग ग्रैब कर लिया। बालों ने उनका सिर ऊपर उठाया और उन्हें घूरने वाली नजर से देखा, फिर टेरिबल ट्रूथ रिवील करने के लिए और करीब आ गए। उन्हें असल में एस के बॉडी में सो रहे 7 विंग्स की पावर की जरूरत थी। एस ने शॉक में आंखें बड़ी कर ली और डिसबिलीफ में दोहराया, 7 विंग्स? रोडरी की क्रूअल स्माइल और भी डीप हो गई और उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा कि उनकी मदर बहुत यूजफुल थी। वो बड़े प्राउडली बोस्ट करते थे कि उसने उसे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही जन्म दिया था। लास्ट थिंग जो याद आता था वो खुद थे। रैडिक से डेस्परेटली स्क्रीमिंग करते हुए आंसर्स मांग रहे थे, जैसे उनके बॉडी में ठंडी चीजें घुस रही हों। उनकी कॉन्शियसनेस धीरे माइनस धीरे फेड हो गई। बस एक बोन चिलिंग कोल्ड बची, जैसे उनके हैंड्स स्नो में सिंक हो गए थे। उस फाइनल मोमेंट में वे डिस्पेयर में सोच रहे थे कि क्या यह वाकई उनकी फेट का एंड था
अगर ऐसा है तो उनकी पूरी लाइफ का क्या मीनिंग था? अचानक एक पेल और जेंटल वार्मथ उन्हें घेर ली, और एक फ्लीडिंग सेकंड के लिए उन्हें लगा कि वे आफ्टर लाइफ पहुंच गए हैं। जब तक उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि स्नो रही है, उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी आर्म्स में पकड़ रहा है, एक फॉरेन वार्मथ जो अजीब से टेंडर। उनकी आंखें बड़े बड़े हो गए। नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी थी। कंफ्यूज्ड होकर वह सोच रहा था कि वह कहाँ है, क्योंकि वह गिरती हुई स्नो के नीचे लेटा हुआ था। और फिर जब उन्होंने अपने बॉडी का साइज देखा तो हॉरर आ गया। अपने छोटे हाथों को देखते हुए उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या वे सच में उनके थे। वे सिर्फ सिमिलर नहीं थे, वे एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के हाथ थे, और उन्हें किसी के आर्म्स में क्रेडल किया जा रहा था। उसने उस वुमन को देखा जो उसे होल्ड कर रही थी, और उसने देखा कि उसने अभी अभी अपनी लास्ट ब्रेथ ली है। सोच रहा था कि क्या वो ऑलरेडी डेड हो गई थी। अचानक उनके माइंड में एक अनफेमिलियर वॉइस गूंज उठी, जो उन्हें ढूंढने के लिए कह रही थी। एक विजन में उन्होंने देखा कि नाइट स्नोस्टॉर्म में गैलप कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनमें से एक ने चिल्लाया कि ड्यूक रैडिक के ऑर्डर से उन्हें उस चाइल्ड को वापस लेना ही होगा, जो उन्होंने किसी भी कॉस्ट पर लिया था। विजन गायब हो गया, और स्टंड होकर समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। वो वहीं रुके रहे, स्नो गिरती देख देख कर ओवरवेल्म्ड हो गए। जब उन्हें वो नाम याद आया जो बोला गया था, तो वे फ्रीज हो गए। ड्यूक रेडिक। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि न्यूबॉर्न के लिए जो लोग सर्च कर रहे थे वो असल में उसे ही सर्च कर रहे थे, उसकी हॉरर डॉन हो गई। रेजिंग स्नोस्टॉर्म वाली रात को मिलने की मेमोरी फिर से याद आ गई, और उनके माइंड में एक वाइल्ड सस्पिशन पनपने लगा। अगर वे पास्ट में वापस जाते तो जब उनकी आंखों के सामने स्ट्रेंज फ्लैशेस ऑफ लाइट आए और उनकी रिफ्लेक्शन इंटरप्ट हुई, तो उन्होंने उस थॉट को दूर करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें अभी भी पूरी तरह बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को अभी के लिए सेट असाइड करके इमीडिएट डेंजर पर फोकस करने का डिसाइड किया। एक बात पक्की थी, अगर वे वहीं रह गए तो फिर से क्रूल ड्यूक के हाथ में चले जाएंगे। एक सीजन वॉरियर की विल के साथ उन्होंने अपने फ्रेजाइल न्यूबॉर्न बॉडी को उस वुमन के ठंडे आर्म से बाहर निकलने के लिए फोर्स किया, जिसने अपनी वार्मथ ऑलरेडी लूज कर दी थी। अचानक उनके अंदर से एक गोल्डन एनर्जी बर्स्ट हुई, जिससे उनका डेस्परेट रिजॉल्व और भी स्ट्रांग हो गया, और उन्होंने भागने का फैसला कर लिया। उनके छोटे हाथों की हीट से जहां भी टच हुआ, मोटा स्नो मेल्ट हो गया। फिर भी न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी जल्दी ही अपनी लिमिट तक पहुंच गई। वो स्नो में कोलेप्स हो गए, उनकी ब्रीदिंग फील करते हुए, और ज्यादा हैवी और स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। कड़ी ठंड में उनकी लिम्स जल रही थीं जैसे आग में जल रही हो। व्हाइट ग्राउंड पर मेल्टेड वाटर का एक लॉन्ग ट्रेल उसके रास्ते में था, लेकिन वह खुद को ज्यादा दूर नहीं ड्रैग कर पा रहा। फिर भी उनकी आंखें अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन से चमक रही थीं। कोई भी हो, उन्होंने कसम खाई कि वे सरवाइव कर लेंगे। उनके रूथलेस फादर के उनके पीछे से मुंह मोड़ने की इमेज फिर से सामने आ गई। अपने दिल में वेंजेंस का वाव लेके, दांतों को दबाते हुए, हर आउंस हेट्रेड को अपने ग्लोइंग हैंड्स में डालते हुए, वे खुद से फुसफुसाते हुए, रेड्रिक, आई स्वेयर। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ वो छोटे बच्चे ने अस्टॉनिशिंग परसिस्टेंस से स्नो पर एक लंबा मार्क कार्व किया, पूरी तरह एग्जॉस्टेड होने तक, जब वो एक ऐसे फिगर के पैरों में कोलैप्स हो गया जो अभी अभी आया था। एक छोटी लड़की मोशनलेस चाइल्ड की तरफ एक्साइटेडली देखकर अपने फादर डिलाइट से बुला रही थी। विकाउंट फ्रेड नाम का आदमी अपने सामने जो सीन देख रहा था उससे शॉक में था। उन्होंने जेंटली बेबी को उठाया। सोच रहा हूं कि ऐसा बच्चा कैसे, शायद ऐसे ही किसी जगह पहुंच गए होंगे। उस आदमी के एम्ब्रेस की सेफ्टी और वार्मथ फील करते हुए बच्चा सो गया। विक, फ्रेड अपने आर्म्स में स्ट्रेंज न्यूबॉर्न को देखकर एस्टॉनिशमेंट में स्टेयर कर रहा था। उनकी आंखें स्नो में बने लंबे रास्ते पर टिकीं, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेबी इतनी दूर अकेले ट्रैवल कर सकता है। स्लीपिंग चाइल्ड को देखते हुए उन्हें बॉय की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब वे फिर से जागे तो उन्हें एक वार्म रूम में पाया, बहुत दूर। बाहर तेज स्टॉर्म चल रहा है। अभी भी ड्राउजी उन्होंने पूछा कि वे कहाँ हैं, और सडनली उनके सामने एक इल्यूजन दिखाई दिया। एक लड़का जिसका बाल आग की तरह लाल था, जैसे उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, हाथ बढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चीक पर एक जेंटल पिंच लगा, जिससे उनकी विजन हट गई। चार्मिंग लिटिल गर्ल्स ने उन्हें घेर लिया था। उनमें से एक एक्साइटेडली एल्डर्स को अनाउंस किया कि बेबी जाग गया है, जबकि एल्डर सिस्टर ने बाकी सबको बेबी की प्रिटी नोज रूइन ना करने के लिए स्कूल किया। वेटरन वॉरियर अब एक हेल्पलेस बॉडी में फंस गया है। इनफैंट कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह खुद को सराउंडेड पाया, और लाइवली गर्ल्स ने उसे हैंडल किया। क्या हो रहा है यह समझ न पाते हुए वे बीच में हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहे थे। फॉर्चुनेटली सबसे बड़ी सिस्टर, जो प्लैटिनम हेयर वाली थी, ने उसे बाकी लोगों के क्लचेस से रेस्क्यू कर लिया। फिर भी वो सस्पिशियस आइज से उनके लैब में कर्ल अप हो गए। अचानक एक एडल्ट के साथ जो फंस गया था, उसने खड़े होने और लड़की की बाहों से खुद को फ्री करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फ्रेजाइल न्यूबॉर्न बॉडी ने उसे तुरंत बिट्रे कर दिया।
और वह गिर गया। रूम में सबको शॉक करते हुए, फ्लोर पर सबसे पहले फेस कीजिए। एक लड़के ने अलार्म बजवाया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। घबराकर फ्रस्ट्रेटेड होकर फ्रैंटिकली क्रॉल करने लगी। ये समझ नहीं आ रहा था कि गर्ल्स उसे क्यों चेस कर रही हैं और उसे स्टॉप करने के लिए क्यों शॉट कर रही हैं। उनकी छोटी बॉडी और एफर्ट एंड्योर नहीं कर पाई, तब जाकर कॉमिकल परस्यूट खत्म हुआ और उन्हें फाइनली पकड़ लिया गया। विकाउंट फ्रेड ने उन्हें टाइम पर स्कूप कर लिया और एस्टॉनिशमेंट में रिमार्क किया कि वे सच में एक स्ट्रेंज चाइल्ड थे जो स्काई से गिर रहा था। जैसे वो एस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उस मोमेंट को फ्रीज कर दिया जब उसने उस आदमी को रिकॉग्नाइज किया जो उसे होल्ड कर रहा था। यह विकाउंट फ्रेड थे, ड्यूक रैडिक के ब्रदर। शॉक्ड होकर उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में देखा। क्या यह जगह एल्माइन फैमिली का दूसरा रेजिडेंस हो सकता है? इग्रा एल्मिन, विक काउंट्स हाउस के लॉर्ड और एल्मिन फैमिली की एक लेसर ब्रांच के हेड, एक बार अपने ब्रदर रादरी के साथ खड़े थे। उन्हें ट्विन विंग्स कहा जाता था, दो राइट हैंड्स जिन्हें रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम सौंपा गया था। फिर भी मेमोरीज में एज उनके प्रीवियस लाइफ से लेकर विक कंट्रीज एक सिविल वॉर में ट्रेजिकली डाई हो गए, जिससे उनका पूरा हाउस डाउनफॉल हो गया। विक को अलाइव और उनके सामने खड़े देखकर यह कंफर्म हो गया कि वे सच में पास्ट में वापस आ गए हैं। फिर भी वह उस बिटर आयरनी पर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ड्यूक के हाउस होल्ड से बचने की कोशिश में वे सीधे अपने ब्रदर के हाथ में चले गए। इस बीच विक काउंटेस, जो अब उन्हें जेंटली होल्ड कर रहे थे, ने स्पेक्यूलेट किया कि शायद चाइल्ड का मैजिक कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसकी वजह से वह फ्लाई कर रहा था। ये समझकर कि वह कोई ऑर्डिनरी बेबी नहीं है, उसने उसे टेंडर आइज और एक वार्म स्माइल के साथ देखा, जो उसे क्रूअल्टी से बिल्कुल अलग था जिसे वह याद करती थी। उसने उसे प्यार से गले लगाया, उसे कंफर्ट किया और कहा कि वो बहुत डरा हुआ होगा, पर अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोनों लाइव्स में पहली बार माँ के एम्ब्रेस की वार्मथ फील की है। वह स्टन्ड और स्पीचलेस हो गया। दूर से विक काउंट फ्रेड चुपचाप सेटिस्फैक्शन में स्माइल कर रहे थे जब उन्होंने सीन देखा। वे और भी पास आए और डिक्लेयर किया कि इस चाइल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और उसके बॉडी पर जो मार्क था वो सबसे क्लियर प्रूफ था। जैसे ही विक ने मिरर के सामने बेबी की स्लीव लिफ्ट की, एक ब्राइट रेड मार्क दिखाई दिया। विक काउंटर्स डर से गैस्प कर रहे थे। क्या ये 7 विंग्स हैं? जब वे खुद रिजिड हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बॉडी पर 7 विंग्स का मार्क क्यों लगा है, तो वे फुसफुसाकर बोले। उसी मोमेंट में उनकी प्रीवियस लाइफ की ड्रेडफुल मेमोरीज के फ्रैगमेंट्स सर्ज हुए, जैसे क्रैशिंग वेव्स में वापस जा रहा हो। वे पूरी तरह से ट्रूथ के लिए जाग गए। राद्री एक्सी के वर्ड्स उनके माइंड में एको हो रहे थे। उन्हें अपनी बॉडी के अंदर हिडन 7 विंग्स की पावर की जरूरत थी। शुरू से ही उनका इरादा कभी भी उन्हें मिट्टी की तरह रेज करने का नहीं था। उसने उसे सिर्फ एक पर्पस के लिए लिया था, 7 विंग्स चुराने के लिए। और फिर भी उन्होंने उन्हें विंगलेस कहने की हिम्मत की थी। उनकी विंग्स उनके प्रीवियस लाइफ में कटवा देने के बाद उनके दिल में आग लग गई, जैसे कोई बवाल हो बैक इन द गिव्स। विक काउंटर ने उनके एक्सप्रेशन में सडन चेंज देखकर कंसर्न से बात की और फिर उनके हस्बैंड की तरफ देखा और पूछा कि वे चाइल्ड के साथ क्या करने वाले हैं। सुनकर मुझे अंदर ही अंदर लगा कि सिचुएशन सच में डेंजरस है। वे इस पावर को एल्माइन फैमिली के हाथों में दोबारा नहीं जाने दे सकते थे। उन्हें यह अपने लिए चाहिए था। उस आदमी से रिवेंज लेने के लिए मुझे इसकी जरूरत थी। फिर बिना किसी हेजिटेशन के विक काउंट फ्रेड ने डिसीजन ले लिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वे चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने गेज उठाया, वे शॉक में आ गए। ऐसे शॉक से अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल स्टेटमेंट था। विक काउंट ने स्लोली अपना हैंड एक्सटेंड किया और उनकी आईज में स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ मैलिस भी नहीं था। उन्होंने जेंटली बॉय के हेड को पैट किया और कहा कि यह चाइल्ड अभी एक लिटिल बर्ड है जो अभी खुद से उड़ नहीं सकता, और जब तक वह अपने विंग्स स्प्रेड करके फ्रीली सोर नहीं कर पाता, तब तक वह उसे रेज करेगा। अस की ग्लासी आंखों में कुछ कॉम्प्लेक्स फ्लिकर हुआ और चुपचाप फेड हो गया। इस तरह की काइंडनेस ये उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अचानक एक लाउड थड हुई रूम के थ्रू। विक काउंट की एक डॉटर, जो सीक्रेटली इस बाहर ड्रॉप कर रही थी, गिर गई थी। विक काउंट ने शार्पली और स्ट्रिक्टली पूछा कि क्या उनकी 2 डॉटर्स सुन रही थीं, लेकिन पता चला कि वो 2 नहीं थीं। ये सब सिस्टर्स के लिए था, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होने के बाद एक क्लमजी पाइल में स्टैक कर दिया गया था। सबसे बड़ी बेटी ऑकवर्डली उठी, अपना सिर खरोच रही थी और एक्सप्लेन कर रही थी कि वे बस बेबी के बारे में वरीड थीं। इस वार्म फैमिली में एटमॉस्फेयर, एक रेड हेयर गर्ल अपनी मदर क्यूरियसली देख रही थी। उसने अपने आर्म्स में न्यूबॉर्न को दिखाते हुए एक्साइटेडली पूछा कि उसका नेम क्या रखा जाएगा। विक थोड़ा स्माइल किया और बच्चे को मुलायम चांदनी में थोड़ा ऊपर उठाकर उसे प्यार से देखने लगा। उन्होंने उन्हें नाम दिया और कहा कि इसका मतलब है कि उनके फैमिली में एक न्यू स्टार पैदा हुआ है। टाइम बहुत क्विकली पास हो गया। 10 इयर्स बाद एक स्प्लेंडेड मैंशन में वैल फ्रेड, जो अब ज्यादा ओल्डर लग रहे थे, आए और एक सोल्जर ने उनका रिस्पेक्टफुल बो किया। पीछे एक निम्बल यंग अटेंडेंट लग्जूरियस कैरेज का डोर खोलने के लिए आगे आया। वह एस्टर था।
एक बार हेल्पलेस इन्फेंट व्हीकल से नीचे आते ही हैंडसम और एलिगेंट यंग मैन बन गया था। पोलाइटली टर्न करते हुए उन्होंने एक रेड हेड गर्ल को नीचे उतरने में हेल्प करने के लिए अपना हैंड एक्सटेंड किया। मिस एल्फन को जेंटली रिमाइंड कर रहा हूँ कि केयरफुल रहना है। वो यंग लेडी ब्राइटली स्माइल कर रही थी और एस्टर को थैंक यू बोल रही थी। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए बचपन का उनका मिस्chievous एक्सप्रेशन उनके मेमोरी में वापस आ गया। एस्टर ने अपनी सिस्टर एल्फन को क्वाइटली पीछे देखा। अफेक्शन, उनके गेज में मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वे दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट के वेन्यू की तरफ चल पड़े। वे एल्मीन के ड्यूकल हाउस में नोबल नाइट फैमिलीज के लिए होने वाले सोट बॉल एनुअल गैदरिंग में जा रहे थे। ऊपर से तो ये नोबिलिटी के बीच टाइज स्ट्रॉन्ग करने का ओकेजन था, लेकिन असल में ये हाउसेस के बीच राइवलरी का एक रूथलेस अरीना भी था। हर फैमिली अपने यंग स्वॉर्ड्समैन की स्ट्रेंथ प्रेजेंट करती थी, जो उनके शोल्डर्स पर पूरी लीनिएज का ऑनर कैरी करते थे। एस्टर और एल्फन मोमेंट में ग्रैंड हॉल में एंटर करते ही सबकी नजर उन पर आ गई। क्राउड में विस्पर्स गूंज रहे थे और मॉकिंग कमेंट्स आने लगे। वॉइसेस में डिस्डेन था जब उन्होंने विकाउंट के हाउस के बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने अननोन ओरिजिन का एक ब्रैड अडॉप्ट कर लिया था, बजाय इसके कि क्राउड में हॉस्टाइल और मैलिशियस ग्लांसेस के बीच एक प्रॉपर एयर प्रोड्यूस किया जाए। कैसे विक काउंट की फैमिली ने एल्मिन नेम की रेपुटेशन को टार्निश करने का सोचा। एस्टर का गेज अभी भी फिक्स्ड था। एल्फन ने उनके साइलेंस पर ध्यान दिए बिना एंग्शियसली उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस तरह की जगह पर जो भी वीकनेस दिखाएगा उसे पहले क्रश कर दिया जाएगा। फिर उन्हें फॉर्मली कहा कि इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो। आस्टर चुप रहे, कामी। उन्होंने सराउंडिंग हॉस्टिलिटी को देखा, फिर एक्सप्रेशन में स्लाइटेस्ट चेंज के बिना उनके पीछे वी काउंट फ्रेड ने लो स्टेडी वॉइस में एक्सप्लेन किया कि यह उनके हाउस का करंट स्टैंडिंग है। कि सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि एस्टर को यह हार्श रियलिटी अपनी आंखों से देखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मेजेस्टिक ड्यूकल कैसल बनवाया। फिर वे अपने सोन की तरफ मुकफ हुए और पूछा कि क्या उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। एस्टर थोड़ा सा टर्न हुआ, एक कॉन्फिडेंट और फेंटली डिफाइंड स्माइल उनके लिप्स पर थी, और उन्होंने रिप्लाई किया, नॉट एट ऑल फादर, ये कोल्डनेस मुझे परफेक्टली सूट करती है। काउंट फ्रेड, जो कंफर्टेबल थे, उन्होंने अपने बेटे के फर्म आंसर सुनकर खुशी से हंसना शुरू कर दिया। मास्टर की प्रीवियस लाइफ की पेनफुल मेमोरीज अचानक से याद आ गईं। हाउस ऑनलाइन की शेम की वजह से हार गए, ह्यूमिलिएशन, यहीं पर उनकी वर्स्ट सोशल डिसग्रेस हुई थी। एक हॉल बिटर मेमोरीज से भरा हुआ। लेकिन अब 7 विंग्स रिगेन करने के बाद सब कुछ डिफरेंट था। उनकी गोल्डन आइज में एक डिटर्मिनेशन की फ्लेम जल रही थी। मतलब रिवेंज अब स्टार्ट होने वाला था। अपने फादर और सिस्टर एल्फन के बगल में एस्टर ने अपनी नजर टावरिंग ड्यूकल कैसल की तरफ उठाई, जो उनके पास्ट के वेट से भारी था। ऊपर से उनके फॉर्मर लाइफ के दोनों हाफ ब्रदर्स उन पर नीचे की तरफ देख रहे थे, अपनी स्क्रूटनाइजिंग स्टेयर्स के बावजूद एरोगेंस और कंटेम्प्ट के साथ। एस्टर का एक्सप्रेशन परफेक्टली कंपोज्ड रहा। उनके फ्रिंज के नीचे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी काम था। अब टाइम था डिग्निटी के साथ आगे बढ़ने का और सब कुछ फेस करने का। एस्टर की आंखों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था जब वह साइलेंटली अपने आप सोच रहा था, चलो स्पेक्टाकुलर एंट्रेंस बनाते हैं। ग्रैंड हॉल के अंदर सेंट्रल स्टेज पर एक इंटेंस फेंसिंग कंपटीशन चल रही थी, जो गैदर्ड नोबल्स का पूरा अटेंशन ग्रैब कर रही थी। ऐसे टाइम में जब नाइट्स रेन सुप्रीम, उनसे ओवरवेलमिंग पावर और नोबल ग्रैंडियोर दोनों एम्बॉडी करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी। मास्टरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप के थ्रू पावर डेमोस्ट्रेट की गई, जहां ग्रैंडियोर अपने घर की फेम और स्टैंडिंग से आती थी। हॉल के सेंटर में 2 यंग स्वॉर्ड्समैन फियर्स स्टूल में क्लैश कर रहे थे। उनके मूवमेंट्स एक्सप्लोसिव एनर्जी से भरे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे की तरफ एरिना में दौड़ रहे थे और एक दूसरे के पास आते आते मोमेंट में डिस्टेंस क्लोज कर ली। उसके बाद स्ट्रेंथ का ही इम्पोर्टेंट था और स्प्लेंडर, मैजिकल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन। एक प्रिसाइज स्ट्राइक से एक कॉम्बैटेंट ने अपने ओपोनेंट की सोर्ड को पीसेस में शैटर कर दिया। हार मानने वाले यूथ का चेहरा डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया जस्ट बिफोर ही कोलैप्स्ड। विक्टर प्राउडली उठकर अपने फैमिली के लिनियज का एब्सोल्यूट सिंबल रिवील कर दिया। उनके हाथ के पीछे विंग एम्बलम, 2 विंग्स का एम्बलम ब्लूइश लाइट से ग्लो करता है, जो उनकी पावर का इरेफ्यूटेबल प्रूफ है। ऊपर बालकनी से एस्टर सीन देख रहा था। उसकी नज़र स्टेडी और अनरीडेबल, परफेक्ट कंपोजर। सोच रहा था कि यह जगह पहले की तरह ही इंटिमिडेटिंग है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनकी बाकी सिस्टर्स, फ्रेंड और फ्री ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आने से मना कर दिया था, उन मॉकिंग स्टेयर्स को इग्नोर करते हुए, जिन्हें वे अपनी पास्ट लाइफ से अच्छे से रिकॉग्नाइज करते थे। ए का रिजॉल्व स्टील की तरह हार्डन हो गया। एक बिटर मेमोरी उन्हें अभी भी हॉन्ट कर रही थी। इस हॉल में उनकी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट की इमेज देखा कि उनकी नज़र बहुत दूर चली गई है। अफिन ने जेनुअन से अपना नाम लिया। कंसर्न, उसने जेंटली पूछा कि क्या वह नर्वस है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट सोर्ड बॉल थी। उसने पूछा, लेकिन अनयूजुअल कॉन्फिडेंस से स्माइल करके उन्होंने रिप्लाई किया कि अगर कुछ भी हुआ भी तो वे बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे।
उन्हें नॉस्टैल्जिया फील हुआ। उनके स्ट्रेंज आंसर ने एल्फिन कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। उस मोमेंट पर वीकाउंट फ्रेड ने एक्सक्यूज दिया और कहा कि उन्हें एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, और उन्होंने एस्टर को एल्फिन का ध्यान रखने के लिए कहा। एल्फिन गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके फादर को याद दिलाते हुए कि वे एक ईयर ओल्डर थीं। एस्टर उसे हल्के से टीज करते हुए कहा कि वह बहुत ज्यादा क्लमजी है। रिक ने एस्टर के शोल्डर पर हाथ रखा और उन्हें सलाह दी कि इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाकर कनेक्शंस बनाए, क्योंकि उनके एज के बहुत सारे यंग नोबल्स प्रेजेंट थे। फिर उन्होंने अपनी वॉइस कम करके उसे सीरियसली वार्न किया कि वो 7 विंग्स के बारे में ट्रुथ किसी को डिस्कवर ना करने दे। जैसे ही वीआई डीप थॉट पे चले गए, अपने अडॉप्टिव फादर की वार्निंग को वे करते हुए, फिर भी हॉल के हर कॉर्नर से उनके तरफ जो लुक्स थे वो थे बड़े ही हॉस्टाइल तरीके से भरा हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ओपनली अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कनेक्शंस बनाना, जैसे उनके फादर ने सजेस्ट किया था, नियरली इम्पॉसिबल होगा। लेकिन पीछे हटने के बजाय उनकी गोल्डन आइज में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन छा गया। जब अल्फान ने उन्हें फॉर्म स्टेप से आगे जाते हुए देखा तो उन्होंने एंक्शसली पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बिना देखे ही उसने कामली फ्रेंड बनाने के लिए आंसर कर दिया। एस्टर ग्रैंड स्टेयरकेस पर स्टेडली चढ़े और सीधा आगे बढ़े, एक सोफा पर बैठे यंग नोबल्स के ग्रुप की तरफ। रेड हेयर्ड यूथ लीड कर रहा है। ग्रुप ने उन्हें डिस्डेन से देखा और पूछा कि वे कौन है। आसर थोड़ा बो किया कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ और कहा कि उन्हें मिलकर बहुत प्लेजर हुआ ब्रदर डारियस। फिर उन्होंने फॉर्मली अपना नाम एस्टर एल्मिन बताया और डिक्लेयर किया कि वे उनके यंगर ब्रदर हैं। दारुस अस्टॉनिशमेंट में उसको देख रहे थे। एस्टर ने कैजुअली ऐड किया कि उन्होंने उन्हें बाहर से देखा था और सोचा था कि वे ग्रीट करने आ रहे होंगे। एक और यंग मैन, लियो, दारुस की तरफ झुका और उन्होंने बताया कि यह अडॉप्टेड बॉय था जिसे विक काउंट्स हाउस ने लिया था। डरियस जोर से हंसने लगा। अब समझ आ रहा है कि इस ब्रैट ने खुद को एल्मिन क्यों कहा। उस इंस्टेंट उनकी पास डेथ की मेमोरीज एस्टर के माइंड में आ गई। उन्होंने उन्हें क्लियरली रिकॉग्नाइज कर लिया। डारियस और ग्रियो, हाउस एल्मिन के 2 एयर्स, जिन्होंने उन्हें मारा था। उनकी प्रीवियस लाइफ में उनके हार्ट पर लॉन्ग शैडोज छाए हुए थे जो मेजर से परे टेरिफाइंग लग रहे थे। लेकिन अब जैसे उन्होंने उन्हें नीचे देखा, हॉल की ब्राइट लाइट्स में, वे बस पावर पर खेलते हुए बच्चों का ग्रुप लग रहे थे। टेंशन सेंस करते हुए एल्फिन ने एस्टर को जल्दी से आर्म पकड़ लिया और उनका नाम और कंसर्न पूछा। उसने उसे दूर खींचने की कोशिश की और इंसिस्ट किया कि वह पहले ही उन्हें ग्रीट कर चुका है और अब वापस जाने का टाइम हो गया है। ओडेरिस की मॉकिंग वॉइस ने उन्हें रोक दिया और अनवांटेड फेमिलियरिटी से बात की। उन्होंने स्नीयर के साथ पूछा कि क्या वे आज फिर से अपने फादर के पीछे छिप नहीं रही हैं, और फिर एरोगेंटली उन्हें और करीब आने का ऑर्डर दिया और उन्हें एंटरटेन करो। एल्फन ने मेन हाउस से ऑर्डर आने का डिक्लेयर किया। उनका बैक स्टिफ हो गया था। जब वे उनके सामने से मुड़कर खड़ी हुई, उनका बॉडी टेंशन से कांप रहा था। उनकी आंखें उस ह्यूमिलिएटिंग कमांड पर फ्यूरी से जल रही थीं। उन्होंने फर्मली मना कर दिया और कहा कि मेन हाउस और उनकी ब्रांच फैमिली के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़कर एक्ट करने वाले थे, आस्टर ने जल्दी से उसकी रिस्ट पकड़ ली और उसे रेकलेस मूव करने से रोक दिया। उसे कसकर पकड़ते हुए उन्होंने कामली कहा कि उन्होंने अभी तक बात पूरी नहीं की है। उनका कंपोज्ड प्रोफाइल चार्ज्ड एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऑपोजिट था। सेरेनिटी के मास्क के नीचे उनके ट्रू इंटेंशंस छुपाए हुए। यह देखकर डेयर्स के लिप्स एक सैडिस्टिक ग्रिन में मुड़ गए और उन्होंने फायर पर और ऑयल डालने का डिसाइड किया। उसने ओपनली उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सबको याद दिलाते हुए कहा कि उसके फादर भले ही एक नाइट थे, किंग को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए थे और उनकी पनिशमेंट उनके यंगर ब्रदर ने उनका आर्म कट कर दिया था। हर एक वर्ड ने एल्फन को एक लैश की तरह झकझोर दिया, जिससे उन्हें दर्द और ह्यूमिलिएशन में अपना हेड नीचे करना पड़ा। डेयर कंटिन्यूड, ऐसी इंसान की ब्लड मेरे वेन्स में नहीं थी। इसके लिए मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, ये कहकर क्रूअल स्पीच कर रहा हूँ। और सहन ना कर पाने पर अल्फा बहुत गुस्से में आ गया और उसने उनसे अपने वर्ड्स वापस लेने की डिमांड की। गुस्से से भरी हुई उन्होंने डिक्लेयर किया कि वे अपने फादर को इंसल्ट नहीं होने देंगी और आगे बढ़कर दरियस के जॉ पर पावरफुल पंच मारा। फिर भी जब उन्होंने अपना हेड डाउन किया तो दरियस ने अपना वर्बल असॉल्ट कंटिन्यू रखा और मजाक में कहा कि उनके फैमिली में ही यूजलेस डॉटर्स पैदा होती हैं जो एक ऐसी टाइटल लैंड हेरिट करो जो उसके फादर जरूर डिसअपॉइंटेड होंगे। एक विशुअस स्माइल के साथ उन्होंने अपना वाइन ग्लास उठाया और ठंडे अंदाज में उन्हें याद दिलाया कि यह डांस फ्लोर नहीं है। फिर उसने वाइन उस पर फेंक दी जिससे उसकी ड्रेस स्टेन हो गई और क्रूई ने उसे राग्स पहनने की सलाह दी। नेक्स्ट टाइम तो उन्हें सोप लेने की वरी नहीं करनी पड़ेगी। उसी मोमेंट में आस्टर आगे आ गए। यहाँ आते हुए वे सोच रहे थे कि क्या उनके फेसेस फिर से देखकर उन्हें कुछ भी फील नहीं होगा, कोई एंगर, कोई रिजेंटमेंट नहीं। स्मूथ और सडन मोशन से उन्होंने पास के एक नोबल से वाइन की बॉटल स्नैच कर ली। लेकिन जब उन्होंने अपनी सिस्टर को वहां खड़े देखा, ह्यूमिलिएटेड, आंखों में आंसू भरे, चीक ब्रूज्ड और ब्लीडिंग,
तो उन्हें एक अजीब रिलीफ महसूस हुआ, ताकि उन्हें अभी भी एंगर फील हो सके। शांत होकर उन्होंने डेरियस का नाम लिया और अपनी रिस्ट के प्रोवोकेटिव फ्लिक से वाइन बॉटल हवा में उछाल दी। जैसे ही बॉटल डेरियस के हेड पर गिरने वाली थी, वैसे ही एक इनविजिबल फोर्स ने मीटर को सस्पेंड कर दिया। एस्टर उसको ओपन कंटेम्प्ट से देखा और डिक्लेयर किया कि वे अभी भी वही ट्रैश पीसेस हैं। अपने हाथ की एक सटल मूवमेंट से सस्पेंडेड बॉटल एक वेपन में बदल गई, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। अगले ही मोमेंट में दारुस पूरी तरह से स्टंड हो गए और उनकी पूरी बॉडी पर हेड से टो तक रेड वाइन लगा हुआ था। एस्टर नोबल्स के फॉलन बॉडीज के ऊपर चिलिंग कंपोजर के साथ सीधा खड़ा हो गया। उसकी सोड ब्लड से ड्रिपिंग थी। गो ने डेस्परेशन में अपने ब्रदर का नाम चिल्लाते हुए अपने लिप से एक ड्रॉप लिक्विड पहुंचा और एस्टर कैजुअली रिमार्क किया कि वो सिर्फ ग्रेप जूस था। एक ट्विस्टेड कंटेम्पचुअस स्माइल के साथ उन्होंने ऐड किया कि ये उनके जैसे नोबल बेबीज के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। उन्होंने उन पर बिलीव नहीं किया। 3 साल पहले की एक मेमोरी अचानक उनके माइंड में आ गई। गोल्डन एनर्जी का एक्सप्लोजन और उनके फादर की वॉइस उन्हें कंट्रोल करने के लिए चिल्ला रही थी। केओस में एक सिस्टर ने दूसरे को अपनी आर्म्स में अनकॉन्शियस पकड़ रखा था। आंखों में आंसू लाते हुए पूछा कि क्या वह उन्हें किल करने की कोशिश कर रहा है, और उनसे होल्ड ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनकी एल्डेस्ट सिस्टर अल्फिन ने उनसे विनती की थी कि वे खुद को कंट्रोल करें, क्योंकि उनके चारों तरफ डार्क और गोल्डन पावर के स्पाइरल्स कॉइल्ड थे। उन्हें याद था कि 7 विंग्स की पावर से एक ऐसी फोर्स निकल रही थी जिसे वे मुश्किल से ही समझ पा रहे थे। उनके फादर डस्क और फ्रीड की इमेज उनके थॉट्स में आ रही थी। उनका फेस वरी से लाइन था जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या एस्टर कभी इतनी पावर मास्टर कर पाएगा। आस्टर को अपने स्ट्रगल याद आ गया। उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी दौड़ रही थी, और उसके फादर की वॉइस सोच रहे थे कि क्या ये दोनों इसे इंड्योर कर पाएंगे। इस बीच एक अटेंडेंट कॉन्फ्रेंस में घुस आया। हॉल ने चिल्लाते हुए कि कुछ टेरेबल हुआ है। वेलफ्रेड ने इंटरप्ट करते हुए स्टर्नली डिमांड किया, ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में इतना अर्जेंट क्या हो सकता है। अटेंडेंट ने पैनिक में रिपोर्ट किया कि एल्मन ब्रांच फैमिली के मेन हाउस के चिल्ड्रन डुएल कर रहे थे। विक काउंट और उनके ब्रदर ड्यूक एडर ने एक टेंस ग्लांस एक्सचेंज किया। विक काउंट तुरंत उठ खड़े हुए और हॉल से भागे। उनका केप पीछे से बह रहा था। जब वे बालकनी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक डिस्ट्रेस्ड अल्फान भाग रहा है। वो रोते हुए फादर अर्जेंटली पूछा कि क्या हुआ है। एक ब्रॉड आदमी शार्क लाइक स्माइल के साथ नीचे अरीना की तरफ इशारा कर रहा था और एक्साइटमेंट के साथ कमेंट कर रहा था कि ग्रेट एल्माइन ब्रदर्स के बीच फाइट चल रही है, ऐसा हर दिन नहीं होता। विक और एल्फिन एस्ट्रा को अकेले डेरियस के सामने देखने के लिए झुके। उस आदमी ने यह भी कहा कि ये कैसे एंड होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। सोच रहा था कि इसने आसपास के नोबल्स को विजिबली अनसेटल कर दिया। उस रेडाइड आदमी ने एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ प्रेडिक्ट किया कि हे डांस स्वॉर्ड्स अगली होने वाला था। अरीना में डेरियस गुस्से में अपनी पावर दिखा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि कोई बेवकूफ ड्यूक के घर को प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे कर पाया। उन्होंने एस्टर को एक स्ट्रे डॉग से ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो उनके बीच पावर के डिफरेंस को समझता ही नहीं था। उनके हाथ में 4 विंग्स का एम्बलम ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था, और क्राउड ने आओ में कहा कि जैसा एक्सपेक्टेड था, ड्यूक का सन एक इंटायरली डिफरेंट लेवल पर था। अपनी स्वॉर्ड का टिप एस्टर के फेस के पास प्रेस कर रहा था। दारूस स्मर्क कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि वे शो करें। उनकी ओन विंग एनवेलप करने में वे अशेम्ड थे। दारूस के बट को देखकर एस्टर ने अनसेटलिंग काम से रिप्लाई किया, दारूस सही कह रहे थे। एक मेरे पैटर्न के बारे में बोस्ट करना एम्बैरेसिंग था। उनके लिप्स पर एक फेंट हाफ स्माइल थी। वे अनमूव्ड खड़े रहे। एस्टर ने ऐड किया कि वे ऐसा वल्गर कुछ कभी नहीं कर सकते। एक वेन वायलेंटली थ्रॉब कर रही थी। डेरियस के फोरहेड पर उनका फेस हो रहा था। ह्यूमिलिएशन उनके अंदर जल रहा था। कामली उन्होंने कहा, अगर मैं वन डेरियस अपनी सिस्टर डेरियस से अपोलोजाइज कर लेते और काउंटर करते हुए कहते कि अगर मैं जीतता हूं तो एस्टर उनका डॉग बन जाएगा, और चिल्लाता हुआ कहता था कि वो उन्हें बोन तक काम करवाएगा। बिना किसी ज्यादा बात के डेरियस ने स्पीड से आगे बढ़कर देखा। उनकी स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराई और गोल्डन स्पार्क्स की बारिश हुई। अरीना में रिंगिंग क्लैश गूंज रहा था, और ये एक ड्यूल की शुरुआत थी जो क्लियरली एक मेरे डिस्प्ले से कहीं ज्यादा था। एस्टर फर्म कॉम्बैट स्टैंस में आ गया। उसकी शॉर्ट ग्रिप में स्टडी थी और उसके चारों तरफ डस्ट और स्वर्लिंग विंड का ऑरा था। उनकी गोल्डन आईज फोकस से शार्प हो गईं और आने वाले असॉल्ट के लिए उनका हैंड हिल्ट के चारों ओर टाइट हो गया। डेरियस ने स्माइल ऑफ सुपीरियरिटी के साथ अपनी एनर्जी अनलीश कर दी और डिक्लेयर किया कि यह उस पावर की थी जो एक्चुअली एक एम्बलम रखता था। एक तेज चिल्लाहट के साथ उन्होंने स्विफ्ट क्रशिंग स्लैशेस की एक बैराज लॉन्च की, जो हवा में उड़ती हुई हर स्ट्राइक के साथ कटिंग विंड की गस्ट बना रही थी। बालकनी से एल्विन ने एस्टर का नाम चिल्लाया। अटैक की फेरोसिटी से उनका चेहरा आतंक से पीला पड़ गया था। वो ब्रॉड आदमी उनके बगल में बस स्मर्क करते हुए रिमार्क किया कि यंग मास्टर डेरियस की स्पोर्ट्समैनशिप अभी भी इमेच्योर है।
फिर भी दारूस का ओवरवेलमिंग मैजिक किसी भी टेक्निकल फ्लॉज को कॉम्पेंसेट कर देता था। उनसे पावर का एक वायलेंट सर्ज निकला, जिससे पता चलता है कि जिन लोगों के पास विंग एम्बलम्स थे उनका एडवांटेज था। अपनी एरोगेंस में दारूस ने सोचा कि अगर एक विंग में एक कैंडल का मैजिक है तो उसके 4 विंग्स एक ट्रू एक्सप्लोजन थे। फ्लेम्स रिलेंटलेस बारिश में बाहर बर्स्ट आउट हुए। उसने एस्टर को पीछे धकेलते हुए मजाक किया। उन्होंने पूछा कि पहले जो बोल्डनेस उन्होंने दिखाई थी उसका क्या हुआ। ऑनस्लॉट से अनशेकन होकर एस्टर ने स्टील आइकॉन के साथ अटैक का सामना किया और हर स्ट्राइक को प्रिसाइज मूवमेंट से ब्लॉक किया। दारूस ने उन पर टॉन्ट करते हुए कहा, क्या उन्हें अपोलॉजी फोर्स नहीं करनी थी आफ्टर ऑल, या फिर ये सब एम्प्टी वर्ड्स थे। एक फ्यूरियस रोर के साथ दारूस ने डिमांड की कि एस्टर अपनी पावर दिखाएं और फाइनल डेवास्टेटिंग ब्लो के लिए हर आउंस ऑफ एनर्जी लगा दी। स्टैन से एक मस्टाश वाले नोबल स्माइल स्मगली और डिक्लेयर कर दिए कि मैच डिसाइड हो गया। लेकिन एस्टर ने अपनी ही रिलीज करके आंसर दिया। और उनकी सोर्ड सन में एक व्हाइट बर्ड की तरह ग्लिटर कर रही थी। दोनों फोर्सेस एक मैसिव एक्सप्लोजन में कोलाइड हो गए, जिससे रेड और गोल्ड एनर्जी उड़ती हुई गई। रॉ मैजिक और ब्रूट स्ट्रेंथ का ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल। डेरियस का फेस एक स्कॉर्नफुल एक्सप्रेशन में आ गया। एस्टर ने हाफ स्माइल दिया जब उन्हें समझने की कोशिश की कि उनका अल्टीमेट स्ट्राइक स्टॉप हो गया है, और उनके बारे में कुछ ऐसा कहा कि वे ज्यादा बात करते हैं। स्मूथ एलिगेंट मोशन से उन्होंने नॉक किया। दरियुश को एस ब्लेड 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 S blade 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 S Ace blade 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 Ace blade। हल्के से उनकी बॉडी अब गोल्डन एनर्जी के टेंडल्स में लिपटी हुई थी। दारूस लेवल ऑफ कंट्रोल जो कभी मैच कर ही नहीं सकते। रिक काउंट्स हाउस होल्ड में 10 लॉन्ग ईयर्स तक उन्होंने अपने मैजिक को मास्टर करने की ट्रेनिंग ली थी। पेशेंटली वेट कर रहे थे उस दिन के लिए जब वे रिवेंज ले सकें। वो डे फाइनली आ ही गया। एक अपवर्ड स्लैश के साथ एस्टर ने पावर का एक ब्रिलियंट सर्ज निकाला, जिससे हवा ही स्प्लिट हो गई। गोल्डन लाइट ऊपर की तरफ रोरिंग कर रही थी, जैसे एरिना उनके स्ट्राइक की फोर्स के नीचे ट्रम्बलिंग हो रहा हो। एस्टर के ब्लेड से एक गोल्डन ब्लेज ऑफ पावर निकला। फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट से दारूस पीछे की तरफ गिर गए, पूरी तरह से चार्ज झेलने में असमर्थ। वो ऑकवर्डली गिर गए, उनके नी जोर से जमीन से टकराए और उठने के लिए स्ट्रगल करते हुए उन्होंने एक सिकनिंग क्रैक की आवाज की। दूर से उनके ब्रदर ग्रिया डिसबिलीफ से देख रहे थे। दरियस को पीछे धकेलने के बारे में स्टैमरिंग ग्रीन और गोल्ड एनर्जी से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गया। दरियस का फेस शॉक में ट्विस्ट हो गया। उनका माइंड बस ग्रास्प कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने आउटरेज में चिल्लाया कि उनके पास विंग्स हैं। एस्टर अनमूव्ड रहा, उसका एक्सप्रेशन कोल्ड था और कैलकुलेटिंग भी। जैसे ही गोल्डन एनर्जी उनकी सोर्ड के एज के पास एक स्विफ्ट डिसाइसिव मोशन से डांस कर रही थी, उन्होंने अपनी पावर को एक सिंगल पॉइंट में कंडेंस कर दिया। शॉक में नोबल स्पेक्टेटर्स गैस्प कर रहे थे। एक ने फुसफुसाकर पूछा कि क्या अस्त्रा सच में जीत सकती है, जबकि दूसरे ने बताया कि दरियस पूरी तरह से डोमिनेट हो रहा है। फिर एस्टर के ब्लेड से गोल्डन एनर्जी का एक फाइनल एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ड्यूल का आउटकम सील्ड हो गया। क्राउड में एस्टॉनिशमेंट के मर्मर्स गूंज रहे थे। अल्माइन फैमिली में अभी भी कोई ऐसा था जिसके पास ऐसी पावर थी, बट अस्टर का गोल्डन ऑरा और भी इंटेंस हो गया। जैसे ही उनकी पावर एक टेरिफाइंग डिग्री तक बढ़ी, उनके बॉडी से डार्क टेंडल्स निकलने लगे। बालकनी से डेस्क और हैफर्ड ने गहरी सांस ली और मटर किया कि ये बैड है। एस की पावर का क्रशिंग प्रेशर दारूस पर पड़ रहा था, तो उनका फेस पेन और क्यूरियोसिटी से कॉन्टॉर्ट हो रहा था। उनकी पास्ट लाइफ की एक ट्रॉमेटिक मेमोरी बिना किसी वार्निंग के उन्हें स्ट्राइक कर गई। उनका एक भाई डीरेंज स्माइल के साथ उनका आर्म काट रहा है, उसकी इमेज। उनके कानों में एक मैड लाफ्टर गूंज रही थी, एक रिमाइंडर। उसने जो क्रूअल्टी झेली थी उसके बारे में प्रेजेंट में वापस आते हुए डार्क और गोल्डन एनर्जी मास्टर से बाहर एक्सप्लोर हुई। उनका फेस अनकंट्रोलेबल रेज से शैडोड था। पावर के वॉर्टेक्स में फंसे हुए दारूस डेस्परेटली ओवरवेलमिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हुए
कर्सेस चिल्ला रहे थे। ऊपर से मैं अक्सर पैनिक में एस्ट्रा से रुकने के लिए चिल्लाता था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था। 7 रिंग्स की पावर पूरी तरह से अनलीश हो गई और एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन में डिटोनेट हो गई, जिससे एरिना के सेंटर में एक मैसिव क्रेटर बन गया। जब डस्ट सेटल हुआ तो ब्रॉड मैन आर्म्स क्रॉस करके, एक्सप्रेशन ग्रेव, खड़ा था। डारियस के डरे हुए चेहरे से बस कुछ ही इंचेस दूर एस्टर की स्वॉर्ड जमीन में एम्बेडेड थी। ये टाइम पर रुक गया था, जमीन पर बैठकर अटरली डिफीटेड। डारियस ने एस्टर को कामली अपने क्रूअल वर्ड्स का जवाब एक आइसी गेज से देते हुए सुना। एस्टर ने उन्हें एडवाइस किया कि नेक्स्ट टाइम वे रैक्स पहने ताकि उन्हें वेट होने की वरी ना हो। कजिन एस्टर ने अपनी सोर्ड को क्वाइट कॉन्फिडेंस से वापस ले लिया। उन्होंने खुद से कहा कि अब वे विंगलेस फेलियर नहीं रहे। सबको एक टाइम पर पता था। बालकनी से अल्फन ने उन्हें रिलीफ और ऑ की मिक्सचर के साथ देखा। उनका हार्ट अभी भी पाउंडिंग कर रहा था। एस्टर ने खुद पर एक फेंट स्माइल कर ली। यह जानकर कि उनकी सिस्टर अभी सेफ है, उनका माइंड स्टडी हो गया। अचानक उनकी गोल्डन आई में एक रेड फ्लैश के साथ फ्लिकर हुआ। उन्हें एक नई प्रेजेंस फील हुई। हॉल के सेंटर में सीलिंग से नीचे आते हुए डार्क क्रिम्सन एनर्जी से रैप्ड एक फिर जोर से गिर गई। एक ही नजर एकदम शार्प हो गई और उन्होंने उस ऑमिनस फिगर को रिकॉग्नाइज कर लिया जिसने इतनी ड्रामेटिक एंट्री की थी। टॉप पर ग्रैंड स्टेयरकेस पर एक इम्पोजिंग आदमी खड़ा था, ड्यूक रैडिक। उनकी प्रेजेंस ने हॉल को सफोकेटिंग टेंशन से भर दिया। आस्ट्रा के लिप से एक वर्ड निकल गया, हेट्रेड और रिजॉल्व से भरा, रैड्रिक। स्पेक्टेटर्स डिसबिलीफ में अभी भी मर्मरिंग कर रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि विक काउंट का यंगेस्ट सन मैन हाउस के थर्ड सन को अभी डिफीट कर चुका है। लेकिन सिचुएशन ग्रेव हो गई थी। ऐसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद मैन हाउस आइडल नहीं रह सकता था। ड्यूक रेलेन 8th लीडर की टावरिंग फिगर। मैन हाउस से स्टेयर स्लोली नीचे उतरने लगी। डारियस अभी भी ग्राउंड पर डर और रिलीफ के साथ ऊपर देखा, जैसे उनके फादर के आने का मतलब साल्वेशन हो। एस्टर नहीं हिला। उनकी आंखें उस आदमी पर टिकी जो उनके सारे पेन और रिवेंज की थर्स्ट को एम्बॉडी करता था। ड्यूक की आंखें संकुचित हो गईं। सीन देखते हुए उनका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। एस्टर को उनके से एक सफोकेटिंग ऑरा ऑफ पावर और हॉस्टिलिटी फील हुआ। वही आदमी जिसने उन्हें प्रीवियस लाइफ में बिट्रे और किल किया था। डिस्पाइट द के बावजूद हॉल में क्रशिंग प्रेशर था। डारियस आगे क्रॉल करने लगा। उसका बॉडी ह्यूमिलिएशन से ट्रेम्बलिंग हो रहा था। उसने हेट्रेड से ट्विस्टेड फेस के साथ एस्टर की तरफ इशारा करते हुए अपने फादर के पैर को पकड़ लिया। उसने उसे एक मैंगी डॉग कहा, जिसने मेन हाउस को चैलेंज करने की हिम्मत की और अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे उसकी जगह पर बिठा दे। हेल्प करने के बजाय रॉड्री ने अपने सन्स के ऊपर से सीधा ग्राउंड पर हाथ मार दिया। डारियस के बोन्स क्रैक होते ही उनके गले से एग्नी की एक स्क्रीम निकल गई। इमेंस प्रेशर में उनका हैंड उनके फादर के हाथ की तौलिया में कुचलकर यंग नोबल्स हॉरर और कंफ्यूजन में स्टेयर कर रहे थे। ड्यूक की ब्रुटैलिटी समझ नहीं आ रही थी। गो का फेस ब्रुटैलिटी देखकर ड्रेन्ड ऑफ कलर हो गया, क्योंकि वो अपने फादर की क्रूरटी देख रहा था। राद्री ने अपने डिफीटेड कुछ को अटर कंटेम्प्ट से देखा और पूछा कि वो इडियट की तरह क्यों स्माइल कर रहा है। बालकनी से फैमिली का नाम गंदा करने के बाद डेस्क और हैल्फ्रिज ने रैडिक से रिक्वेस्ट की कि वो स्टॉप कर दे, लेकिन ड्यूक ने उन्हें कोल्डली इग्नोर कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि कोई ऐसा जो खुद का बदला भी नहीं ले सकता था, स्वॉर्ड वील्ड करने का कोई राइट भी नहीं था, जैसे कोई फिनिशिंग ब्लो देने वाला हो, हाथ उठा रहा था। ग्रैंड हॉल में पूरी तरह से साइलेंस छा गया। एंटिसिपेशन से भरा एटमॉस्फेयर था। ग्राउंड पर डारियस बस ट्रेम्बल कर रहे थे। उनका फेस ह्यूमिलिएशन और टेरर दोनों का मिक्स था। फिर भी ड्यूक रैडिक की क्रिम्सन आइज में सबसे ज्यादा फ्यूरी था। जब उन्होंने सेंटर में आए हुए पर्सन की तरफ शिफ्ट किया, उसने अपनी सोर्ड सीधे एस्टर की तरफ पॉइंट की और पूछा कि वह क्या कर रहा है। एस्टर हिचकिचाया नहीं। उन्होंने कामली आंसर किया कि उनके कजिन ने अभी तक उनकी सिस्टर से अपोलोजाइज नहीं किया है। सिस्टर एस्टर कामली फिनिश कर गई। फिर अस्टॉनिशिंग बोल्डनेस के साथ उन्होंने अपने अंकल को देखा और पूछा कि क्या अपॉलॉजी दिए जाने के बाद तक पनिशमेंट रिजर्व रखी जा सकती है। मेनेसिंग पर्पल ऑरा में लिपटा हुआ रैड्रिक हंसा। उन्होंने पूछा कि क्या एक स्ट्रे ऑर्फन होने के नाते, जिसे फ्रीड करके एल्माइन फैमिली का असली सदस्य बनाया गया था, उसे ऐसा विश्वास दिलाया गया था। एस्टर ने वेवर नहीं किया। उन्होंने फर्मली डिक्लेयर किया कि वे विक थे। काउंसन और उनके फादर ने उन्हें नाइट के प्राइड और बिना ब्लड शेयर किए भी हाउस का नेम इनहेरिट करने के वेट के बारे में थरली सिखाया था। ड्यूक एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो गए। जैसे ही उन्होंने उस बॉय के डिफाइंट वर्ड्स प्रोसेस किए, उनका एक्सप्रेशन हार्डन हो गया। फिर उनके चारों तरफ आग लग गई जब उन्होंने एस्टर पर अननेसेसरी तरीके से मेन हाउस की रेपुटेशन खराब करने का आरोप लगाया, जो बालकनी से 12,000 नाइट्स के प्राइड की पीक पर था। उस ब्रॉड आदमी ने रिमार्क किया कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए, जबकि एक यंग मैन लाइट ब्लू हेयर के साथ एक फेन स्माइल के साथ, इसे बस बच्चों का झगड़ा नहीं समझा जा सकता। डेस्क और हाफर की वॉइस ने उन्हें ग्रेवली रिमाइंड करवाया कि उनके फादर ने एक बार डिसलॉयल्टी के लिए आर्म ऑफर किया था।
अब ड्यूक रैडिक की स्वॉर्ड एस्टर के थ्रोट पर कोल्डली प्रेस कर रही थी। उन्होंने पूछा कि एस्टर बदले में क्या ऑफर करेगा। एस्टर ने रेस्पेक्टफुली एक्सप्लेन किया कि यह कोई सिबलिंग्स कफल नहीं थी, बल्कि एक लेजिटिमेट ड्यूअल था, और उन्होंने अपने ब्लेड से अपने हाउस के अगेंस्ट इंसल्ट्स का जवाब दिया था। ड्यूक की आंखें उस यंग बॉय के बोल्ड लेकिन लॉजिकल रिस्पॉन्स पर साइलेंट फ्यूरी से जल रही थीं। एस्टर ने बिना हेजिटेट के ड्यूक के हार्श वर्ड्स रिपीट किए और डिक्लेयर किया कि जो खुद का बदला नहीं ले सकता, उसके पास सोर्ड विल्ड करने का कोई राइट नहीं है, और उसका एक भी फिंगर देने का कोई इंटेंशन नहीं है। ऊपर से अल्फेन ट्रेम्बलिंग हो रही थी जब वह देख रही थी, और उसके बगल में वाला ब्रॉड मैन उसे जेंटली पैट कर रहा था ताकि उसे काम किया जा सके। उसकी ब्लू हेड यूथ ने डिसबिलीफ में चकल किया और रिमार्क किया कि एस्टर सिर्फ 10 ईयर्स ओल्ड है। ये तो किसी जोक जैसा ही था। रोड्री बहुत देर तक साइलेंट रहे। उसकी रेड आई डेंजरस इंटेंसिटी से ग्लो कर रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी खुद की स्वॉर्ड निकाली और बस इतना कहा कि उन्हें समझ आ गया। ठंडी कमांडिंग टोन में उन्हें एस्टर को अपनी ब्लेड ड्रॉ करने का ऑर्डर दिया। एस्टर एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हेजिटेट कर गए। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि ड्यूक खुद इंटरवीन करेंगे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके नीचे की जमीन शैटर हो गई और एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें एयर में उछाल दिया। ड्यूक के सोर्ड का टिप जमीन पर आ गया, जहां एस्टर एक हार्ट बीट पहले खड़े थे, और एक डेवास्टेटिंग शॉक वेव आ गई। आल्फिन ने एक स्क्रीन को दबाया। उसकी आंखें ओवरवेलमिंग पावर देखकर डर से चौड़ी हो गई थीं। डेस्क और हाफरे ने अपने ब्रदर का नाम लिया, और जो उन्होंने कावर्डली स्ट्राइक समझा, उस पर गुस्से से उनका चेहरा मुड़ गया। बालकनी से कूदते हुए उन्होंने ड्यूक और एस्टर के बीच खुद को रख लिया। उनकी अपनी स्वॉर्ड्स ब्रिलियंट आर्क में वीप कर रही हैं। ब्लू लाइट, दोनों ब्रदर्स के ब्लेड स्पार्क्स और फोर्स के इरप्शन में ग्लाइड कर रहे थे। आखिरकार दोनों हाउसेस के लीडर्स के बीच डूल स्टार्ट हो गया। उनके क्लैश की शॉकवेव्स ग्रेट हॉल में गूंज उठीं, जिससे पावर के इमेंस गल्फ का पता चला। विक एस्टर के बगल में बैठकर अर्जेंटली पूछा कि क्या वे ठीक हैं। उनके सामने जमीन से एक बड़ा बड़ा स्टोन पिलर उठ खड़ा हुआ, जिससे ड्यूक का रास्ता ब्लॉक हो गया। विक काउंट का फेस सरप्राइज और कंसर्न से भर गया डिफेंसिव टेक्निक देखकर। एस्टर को काफी डिफिकल्टी से उठने में हुआ। उनका बॉडी ब्रूज था, फोरहेड से ब्लड गिर रहा था, लेकिन उनकी स्पिरिट अनब्रोकन रही। उनकी आंखें पहले से ज्यादा ब्राइटर जल रही थीं। पेन, फ्यूरी और अनशेकेबल रिजॉल्व का एक फियर्स ब्लेंड। ड्यूक आर्डिथरिक उस सीन को एक फेंट सुपीरियर स्माइल के साथ देख रहे थे, और विंस के टर्न होने से सेटिस्फाइड लग रहे थे। बिना किसी ज्यादा बात के वे मुड़कर स्टेयर्स की तरफ चल पड़े। कॉन्फ्रंटेशन छोड़ना, एक अजाइल लीप के साथ वे अपने डिफीटेड सन के बगल वाली बालकनी पर लैंड कर गए और डिस्ट्रक्शन से तबाह हुए हॉल के पीछे। विक ने उन्हें काउंट किया, फिर एस्ट्रा के शोल्डर पर एक प्रोटेक्टिव हैंड रख दिया। पावर के ट्रेमर्स के बीच फर्मली उनके साइड में खड़े होकर विक काउंट चौंक गए थे। इंजर्ड एस्टर को अपनी आर्म्स में लिए हुए और वरी से भरी आवाज में उनका नाम ले रहे थे। ब्लड और ब्रूजेस के बावजूद एस्टर ने सैटिस्फाइड स्माइल के साथ अपने फादर को अश्योर कर दिया कि उन्होंने अपना प्रॉमिस प्रॉपरली अपहोल्ड कर दिया है, और बाकी जो भी मैटर करता है वो भी। विकाउंट ने अपने सन से कहा, और उनके एक्सप्रेशन में रिलीफ और प्राइड ब्लेंड हो गए थे। वे मैग्निफिसेंट थे। इस बीच ड्यूक रैडिक अपने डिफीटेड सन के साथ वापस चले गए और उनके पीछे टेंशन का ट्रेल छोड़ गए। वो ब्रॉड आदमी ड्यूक के पास फेंट स्माइल के साथ आया और रिमार्क किया कि उसका रिएक्शन थोड़ा चाइल्डिश था। रेड्रिक ने अपने ह्यूमिलिएटेड सन को कोल्डली एक्सप्लेन करने के लिए काफी देर रुकना पड़ा कि अगर उसने उस बॉय को अपनी मर्जी से बोलने दिया होता तो मेन हाउस की रेपुटेशन पूरी तरह से रुइन हो जाती। उन्होंने जो किया था, उनका कहना था, एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज था। कॉन्फ्रंटेशन से दूर नोबल्स अमेज में मरमर कर रहे थे। एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर ने बोल्डली ग्रेट ड्यूक रॉड्रिक को चैलेंज किया था और राइजिंग स्टार बनकर उभरे थे। मस्टाश नोबल ने एडमिट किया कि एल्मिन फैमिली के डिवाइड होने का थॉट उन्हें अनईजी कर रहा था, लेकिन बॉय ने इससे बेटर सोशल डेब्यू के लिए कुछ नहीं मांगा हुआ। शैडोज में ड्यूक एक सॉम्बर गेज से देख रहे थे, और उन्हें पता था कि एक एज ऑफ अपहीवल आने वाला है, इतना पावरफुल स्टॉर्म जो पूरी वर्ल्ड को स्प्लिट कर सकता है। फैमिली के साथ वापस आकर एस्टर को एक वरीड एम्ब्रेस मिला। उनकी एज में स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत टेरिफाइंग था। उन्होंने नोट किया कि स्वॉर्ड डांस असेंबली के बाद उनकी ट्रेनिंग और भी इंटेंस हो गई थी। एक रात याद आई कि कैसे एस्टर ने एल्महिन फैमिली के तीसरे बेटे को डिफीट कर दिया था, और ग्रुप अपनी सेटिस्फैक्शन हाइड नहीं कर पाया। मैं फैमिली ने विक काउंट हाउस को ईयर्स से नीचे देखा था, और उनके अगेंस्ट खुद एक स्टैंड टॉल खड़े होते हुए देखना बहुत रिफ्रेशिंग लगा। एस्टर हर ओपोनेंट को डिफीट करता रहा, तो स्वॉर्ड डांस में उसके थॉट्स अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। असेंबली, उन्होंने इतनी पावर और प्रेजेंस दिखाई थी कि जो लोग उनकी फैमिली को हाउस एमनिंग के लिए डिसग्रेस मानते थे, उन्हें साइलेंस कर दिया। फिर भी उन्हें पता था कि असली हर्डल्स अभी बाकी हैं एल्मी मैन हाउस।
उन्होंने विश किया कि वे उस स्टेज पर और ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खुद को और टेस्ट कर लेते। अभी भी उन्हें समझ आ गया था कि उनके करंट लेवल पर रॉड्रिक एल्महीन को डिफीट करने का कोई चांस नहीं था। उनसे विंग क्रेस्ट के बारे में पूछना मैजिकल पोटेंशियल का एक इंडिकेटर था। अगर आप फुली नहीं कर पाते तो इनबॉर्न मैजिक एक यूजलेस ट्रेजर था, इसे मास्टर करो। और अभी भी वे 7 विंग्स की पूरी पावर नहीं निकाल पा रहे थे। काश वो बज़र्क होकर कंट्रोल खोने से डरते ही नहीं, तो वो उस पावर के लिमिट्स को सच में टेस्ट कर पाते। फाइनल एक्सचेंज में एस्टर ने लास्ट नाइट को डिफीट कर दिया। कई सारे नाइट जमीन पर लेटे हुए थे। आस्टर की गेज शार्प और डिटरमिन्ड थी। जैसे उन्होंने कामनी पूछा कि क्या कोई और आगे आना चाहता है। किसी के आंसर देने से पहले एक फेमिलियर वॉइस ने इंटरप्ट किया। आल्फिन आ गया, ये रिमार्क करते हुए कि वे फिर से खुद को पुश कर रहे थे। उन्होंने पूछा क्या उन्हें पता भी था कि रेस्ट क्या होता है, और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके फादर उन्हें कॉल कर रहे हैं। एस्टर ने तुरंत एग्री कर लिया और कहा कि वह उनके फादर से मिलने जाएगा। जैसे ही वे वॉक कर रहे थे, उन्होंने अपनी सिस्टर का आउटफिट देखा और उस पर कमेंट किया। एएलएफ कंफ्यूज्ड हो गया। पहले तो समझ ही नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। एस्टर ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें उस आउटफिट में देखना रेयर था, क्योंकि उन्हें क्यूट नहीं होने के लिए डिसलाइक करते थे। उन्होंने रिप्लाई किया कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। एस्टर ट्रेन देखते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि वे अब नहीं रह सकती। सेम फॉरएवर ही रहेगा। उनके वर्ड सुनकर एस्टर थोड़ा ऑफ गार्ड हो गए और थोड़े समय के लिए स्पीचलेस हो गए, खासकर जब उन्होंने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी ट्रेनिंग स्वॉर्ड उनकी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि जब वे वापस आएंगे तो वे बहुत टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। एस्टर ने ग्रिन के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और पोलाइटली उनसे कहा कि वे उन पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। कुछ देर बाद एस्टर अपने फादर के ऑफिस पहुंचे। जब वे अंदर आए, विक आउट अगर उन्होंने उन्हें सीट लेने के लिए कहा, तो एस्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी फादर के सामने बैठ गए। हाइफ्रेड ने रिमार्क किया कि 10 इयर्स हो गए थे जब उन्होंने एस्टर को फैमिली में वेलकम किया था। उन्होंने माना कि उन्होंने एक बार सोचा था कि एस्टर के बड़े होने तक वेट करें, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ना है। उन्होंने डेस्क पर एक स्मॉल केस रख दिया। उसके अंदर एक रिंग था। हिफर्ड ने रिवील किया कि रिंग सक्सेशन का प्रूफ था, विक काउंट हाउस के नेक्स्ट हेड का सिंबल। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि वे चाहते हैं कि एस्टर उनके सक्सेसर बने। एस्टर शॉक में डायरेक्टली और बिना हेजिटेशन फ्रीज हो गया। विक काउंट ने उन्हें बताया कि वे चाहते थे कि वे इनहेरिट करें हाउस। वो छोटा लड़का स्टंड होकर बैठा था जब उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि फैमिली की ब्रांच एक डेलिकेट पोजीशन में है। जैसा कि एस्टर को ऑलरेडी पता था, सब कुछ होने के बाद भी उनका नाम एल्मी ही था। अपने टेरिटरी के लॉर्ड्स होने के नाते उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ था। अपने लीनिएज के वेट के साथ विक काउंट ने कहा कि हाउस के नेक्स्ट हेड की पोजीशन फॉरएवर वेकेंट नहीं रह सकती। लेकिन एस्टर की फर्स्ट कंसर्न अपनी सिस्टर्स थी। उन्होंने पूछा कि क्या वे ऐसे किसी डिसीजन। विक काउंट ने उन्हें बताया कि उनकी एल्डर सिस्टर्स जो अभी नाइट्स एकेडमी में स्टडी कर रही हैं, 3 डेज में वापस आ जाएंगी, और वे तब सबको बताना चाहते थे। एस्टर ने तुरंत मार्फा और कूडो के पावरफुल इम्पोजिंग फिगर्स के बारे में सोचा, जो राइस स्माइल के साथ थे। उन्हें लगा कि वे बिल्कुल भी प्लीज नहीं होंगे, खास तौर पर कूडो फ्यूरियस हो जाएंगे। उनके फादर साइड वाले ने एक्सप्लेन किया कि कूडो उन्हें डिसलाइक करते थे क्योंकि वे 7 विंग्स के साथ पैदा हुए थे। एस्टर का एक्सप्रेशन सुनकर उन्होंने अनशैकेबल डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर किया कि वे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा पीछे मुड़ते हुए उन्होंने कन्फेस किया कि वे अपने मैजिक को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसने खुद को एक इमेच्योर फूल कहा जिसने अपनी ही सिस्टर को लगभग मार डाला था। उस वास्ट साइलेंट स्टडी में उन्होंने कहा कि उनके जैसा कोई एंग्री सिस्टर को परसुएड करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता। लीडरशिप का बर्डन उठाने का तो दूर की बात, उन्होंने ऑनर रिफ्यूज कर दिया। विक चुपचाप, उनके होंठों पर एक फेंट स्माइल बनी थी। आखिरकार वे चुपचाप उन्होंने एडमिट किया कि वे अक्सर सोचते थे कि क्या एस्टर सच में बच्चा ही है। अभी के लिए रिफ्यूजल को इग्नोर करते हुए उन्होंने एक लंबी वुडन बॉक्स खोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओरिजिनली एस्टर को स्वॉर्ड डांस के रिवॉर्ड के तौर पर रिंग देने का प्लान बनाया था, लेकिन शायद इससे वे ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। जब एस्टर ने देखा कि अंदर क्या है, तो उनकी आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। उन्होंने एस्टोनिशमेंट में पूछा कि ये क्या था। वीआईसी काउंट ने रिवील किया कि यह मैजिक स्वॉर्ड ग्रामा ब्लेड थी जो पावर कंट्रोल कर सकती थी। 7 विंग्स द डिवायरिंग मैजिक स्वॉर्ड। बाद में एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट क्लियरिंग में विक काउंट ने डिक्लेयर किया कि यह जगह सफिशिएंट होगी। एस्टर बजल ने पूछा कि इस स्वॉर्ड टेस्ट करने के लिए इतनी दूर तक क्यों आए थे। विक ने सिंपली रिप्लाई किया कि यह एक प्रिकॉशन था। एक आयरोनिक स्माइल के साथ उन्होंने रिमार्क किया कि एस्टर चीजें तोड़ने की हैबिट रखता है, और याद किया कि कितनी बार उसकी अनकंट्रोलेबल पावर ने डिस्ट्रक्शन कर दी थी। उन्होंने ग्राहम को प्रॉपरली प्रेजेंट किया और एक्सप्लेन किया कि यह एक लेजेंडरी ब्लेड है जो सिर्फ उनके पास है। एल्मेन फैमिली के फर्स्ट बॉर्न होने के नाते उन्होंने इसे मेन हाउस से एस्टर के लिए खुद रिट्रीव किया था। उसने एक शार्प मोशन से उसे शीट से निकाला। एस्टर अटर कंफ्यूजन में स्टेयर कर रहा था। क्या वो सच में स्वॉर्ड थी? जैसे कि वे क्लियरली देख सकते थे, उसमें कोई ब्लेड नहीं थी। विक काउंट ने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया कि जब मैजिक उसमें चैनल होता था तो हिल्ट से एक क्रिम्सन एथेरियल ब्लेड निकलती थी।
जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक रेड स्पेक्ट्रल एज बर्स्ट फोर्थ हुआ, जिससे एस्टर स्पीचलेस हो गए। उन्होंने कहा, स्वॉर्ड अपने आप कंप्लीट हो जाती है विल्डर के साथ। मैजिक, एक ट्रू ब्लेड ऑफ पावर। एक सिंगल स्विंग से विक ने एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट कर दी, जिसने एक वाइड पाथ बना दिया। जंगल में पेड़ अलग अलग हो गए, जैसे हवा और डिब्रीज का वॉर्टेक्स बाहर निकल रहा हो और वेपन की ओवरवेलमिंग माइट दिखा रहा हो। लेकिन उन्होंने वार्न किया कि मीडियोकर मैजिकल पावर के साथ स्वॉर्ड अपने विल्डर को ड्राई कर देगी। यह हर तरह से एक डिवॉरिंग ब्लेड था। ग्लोइंग क्रिम्सन हिल्ट उन्हें देते हुए विक काउंट ने पूछा कि क्या एस्टर ट्राई करेगा। बिना किसी हेजिटेशन के एस्टर ने ग्रास्प कर लिया। उन्होंने सिंबॉलिक जेस्चर में अपने फादर्स के ऊपर अपने हाथ रख दिए। जैसे ही उनकी फिंगर्स हिल्ट को टच हुई, उनका मैजिक आर्क और गोल्डन टेंड्रिल्स आगे बढ़ते हुए उसे मीट करने के लिए इंटरट्वाइन हो गए। उसके आसपास एक वायलेंट अनकंट्रोलेबल स्टॉर्म में एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। उन्हें लगा कि उनका मैजिक सोर्ड में नेचुरली आ रहा है। एक ओवरवेलमिंग सेंसेशन ने उनकी सांस छीन ली। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर वापस आते ही एक रेड लाइट बीइंग ऊपर की तरफ शूट हुई और सब शॉक में देखने लगे। एक रात एक आदमी गैस्प किया और सोचा कि क्या कोई कॉमेट गिर गया है, लेकिन उनका कंपेनियन, उन्होंने चिल्लाया कि कुछ आसमान में ऊपर उड़ गया है। दूर से देखते हुए अल्फिन ने कमोशन सुना। डिस्क्रिप्शन वेग था, बट उन्होंने एनर्जी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर ली। उनके माइंड में कोई डाउट नहीं था, वो एस्टर था। फॉरेस्ट में एस्टर पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर गिर गए, फिर भी प्योर अमेजमेंट की स्माइल पहने हुए थे। उन्होंने ब्रेथलेसली एडमिट किया कि स्वॉर्ड सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। विक ने अपने सन को ऑ और स्टर्न सीरियसनेस के साथ देखा और उन्हें बताया कि असल में रिमार्केबल ब्लेड ही नहीं थी, बल्कि उसमें जो इनक्रेडिबल पावर थी वो रिमार्केबल थी। उन्होंने सीरियस आवाज में बताया कि एलमैन फैमिली की पूरी हिस्ट्री में एक भी पर्सन के पास 7 विंग्ड एम्बलम नहीं था। जैसे ही वे फॉरेस्ट में आगे बढ़े, उन्होंने एस्टर को अश्योर किया कि अगर वे उस पावर को मास्टर कर सकते हैं तो वे अपने जैसे 6 विंग वॉरियर्स और रादरी से भी ज्यादा सुपीरियर स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे। एस्टर के माइंड में रादरी की इमेज चमक रही थी और उसे सरपास करने का थॉट आया। उनकी गोल्डन आईज में डिटर्मिनेशन और वेंजेंस की ब्लेजिंग फायर थी। लेकिन उनके फादर ने उन्हें सीरियसली वार्न किया कि इतनी इमेंस पावर से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। जैसे ही एस्टर ने ग्राम की हिल्ट पर अपनी ग्रिप टाइटन की, विक काउंट ने एक्सप्लेन किया कि अगर लोगों को पता चल गया कि उनके पास 7 विंग्स हैं जो उनके बैक पर एक बीकन की तरह शाइन करते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें एनवी करेंगे, जबकि कुछ लोग उन्हें हेट करेंगे। जैसे घोस्टली हैंड्स उसे डार्कनेस में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग उन्हें स्किल्स और इंट्रिग के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ लोग उन्हें एक थ्रेट, वो उसे एलिमिनेट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। सपोर्ट के जेस्चर में अपना हैंड बढ़ाते हुए विक काउंट ने उनसे अपनी पावर मास्टर करने का आग्रह किया, ताकि जब डिसाइसिव मोमेंट आए तो उन्हें अपनी हेल्पलेसनेस पर रिग्रेट न करना पड़े। उन्होंने फर्म कन्विक्शन के साथ अपने अडॉप्टिव सन को और स्ट्रांग होने के लिए एनकरेज किया। एस्टर ने अपने फादर का हाथ पकड़ा, उनका दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया और साइलेंटली वाव किया कि वे फिर कभी पास्ट की तरह मिजरेबल लाइफ नहीं जिएंगे। उनके फादर की आंखों में सीधा देख रहा हूं। उन्होंने उनका दिल से थैंक यू कहा और कसम खाई कि चाहे कुछ भी कॉस्ट हो, वे 7 विंग्स को मास्टर कर लेंगे। 3 दिन बाद विक और उनकी वाइफ ग्रैंड हॉल में अपनी डॉटर्स का वेलकम करने के लिए रेडी बैठे थे, जो वापस आ रही थी। 2 यंग वुमेन स्टेयरकेस से नीचे उतर रही थी। एक के शॉर्ट रेड हेयर थे और फियर्स एक्सप्रेशन, दूसरे के लॉन्ग व्हाइट हेयर थे और जेंटल स्माइल। रेड हेड गर्ल ने प्राउडली अनाउंस किया कि कादरिया का वापस आ गए हैं। अपना कंपोजर रिगेन करने के लिए उन्होंने अपना थ्रोट क्लियर किया और रेडियंट ग्रीन के साथ आर्म्स वाइड फैला दिए, इनवाइट करते हुए उसकी प्यारी छोटी सिस्टर्स आकर उसे मिस करें। इसके बजाय दोनों यंगर गर्ल्स सीधे व्हाइट हेड सिस्टर के पास चली गई। मार्फा अपने घर को खुशी खुशी वेलकम करते हुए हॉल के बीच में अकेली खड़ी हो गई। कूडो कंफ्यूजन में ब्लिंक कर रही थी, सोच रही थी कि कोई उसे हक क्यों नहीं कर रहा। छोटी गर्ल्स ने मार्फा के पास कडल करते हुए एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टर कोडो हमेशा उनका हेयर मेसअप कर देती थी। ऑफेंडेड एक्सप्रेशन के साथ कोडो ने एक्यूजेशन को फ्लैटली डिनाई कर दिया और कहा कि उन्होंने एटिकेट परफेक्टली मास्टर कर ली है। नाइट और ऐसे इम्प्रॉपर मैनर में कभी बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा तो उनका सीरियस फिकार क्रम्बल हो गया। अल्फन ने खुशी से चिल्लाते हुए आगे बढ़कर उसे एक क्रशिंग एम्ब्रेस में घेर लिया और जोर से पूछा कि क्या वह अपनी एब्सेंस में एक अच्छी गर्ल थी। अल्फन डेस्परेटली उस ओवरवेलमिंग हग से खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने पूछा कि वह उनसे इतनी रफ क्यों अप्रोच कर रही थी। वकूडो ने अपनी ओवरली एंथुजियास्टिक ग्रीटिंग कंटिन्यू की। मार्फा, व्हाइट हेड सिस्टर, मैंने नोटिस किया कि कोई मिसिंग है और पूछा कि एस्टर कहाँ है। विक ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ सिंपल में कहा, ओह दैट बॉय। अचानक कोडो की नजर हार्डन हो गई। उनका एक्सप्रेशन चेयरफुल वार्मथ से कोल्ड सीरियसनेस में शिफ्ट हो गया। इस बीच फॉरेस्ट में एस्ट्रा की सोर्ड से एक वायलेंट रेड एनर्जी का पिलर निकल आया,
वो यंग मैन ओवरवेलमिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए डिस्परेटली स्ट्रगल कर रहा था। बार बार ब्लेड को उछाल और स्विंग कर रहा था ताकि उसे कंट्रोल कर सके। आखिरकार वे अपने नीज एग्जॉस्टेड और स्वेट से ड्रेंच्ड वेपन को पूरी तरह से मास्टर न कर पाने पर कर्ज करते हुए अनअवेयर था कि उसकी सिस्टर उसे ऑलरेडी ढूंढ रही है। उनके बालों का एक सिंगल लॉक स्ट्रेन से वाइट हो गया था। हालांकि मैजिक से ब्लेड बना सकते थे, स्वॉर्ड की ट्रू पावर को सप्रेस करने से उनकी सारी पोजेशंस चली गईं। फॉरेस्ट क्लियरिंग क्रेटर से भरा हुआ था। ग्राम स्वॉर्ड कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे, इसका क्लियर एविडेंस जब वे सोच रहे थे कि उनके फादर इतनी एफर्टलेसली कैसे वील्ड करते थे। सडनली एक फेमिलियर वॉइस ने उसे उसके थॉट से हटा दिया, टीजिंग करते हुए कि वह देख सकता था कि वह फिर से पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। एस्टर चौंक कर अपनी सिस्टर कूडो को ग्रीट किया और पूछा कि वो कब वापस आई। एक प्लेफुल लेकिन शार्प स्माइल के साथ उन्होंने वह स्कोल्ड किया कि वो अपनी ओल्डर सिस्टर को वेलकम करने के लिए भी नहीं आए। उन्होंने आईब्रो रेज करते हुए पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वे इतने स्पेशल हैं कि उनकी फैमिली उन्हें मैटर नहीं करती। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वॉर्ड डांस के बारे में सुना था और उस नाइट एकेडमी में उनके बारे में रूमर्स बहुत चल रहे थे, और उन्होंने ऐड किया कि उनके फादर बहुत प्राउड होंगे। एस्टन ने प्रेज को ब्रश ऑफ कर दिया और इंसिस्ट किया कि वह ही ट्रूली इंप्रेसिव थी। अप्रेंटिस होने के बावजूद उन्होंने कई मिशंस में खुद को अलग बनाया था। उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सुना था कि वे ही एक ऐसी नाइट हैं जिन्हें उस साल मेडल ऑफ ऑनर मिला था। कुडो ने इंडिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया कि अगर वे कम से कम इतना अकम्प्लिश नहीं कर पाई तो वे कभी भी उनके फादर का पोजीशन इनहेरिट नहीं कर पाएंगी। फिर उन्होंने उन्हें स्टडी गेज से देखा और डायरेक्टली पूछा कि क्या उन्होंने एयर बनने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है उनके लिए कंसिडरेशन। एस्टर साइड चुपचाप कह रहा था कि कितना ट्रबलसम था कि उनके फादर ने उसे बताया और एक्सप्लेन किया कि वह अभी क्वालिफाइड नहीं है। कूडो ने एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें थॉटफुली नीचे कर ली, फिर वे मुड़कर चलने लगी और बहुत कंप्लेन करते हुए बोली कि उनके फादर और एस्टर दोनों क्रूअल थे। उन्हें पता था कि ये उनका ड्रीम है, फिर भी उन्होंने उन्हें इनहेरिटेंस ऑफर किया। उनकी फिगर धीरे धीरे ट्रीज के बीच गायब हो गई और एस्टर उनके सडन मूड चेंज से बिविल्डर्ड हो गया। बिना किसी वार्निंग के वे घूमकर एक पावरफुल स्लैश ऑफ ब्लू एनर्जी सीधे उनके सामने निकाल दी। अटैक में पेड़ आधा सा काट गया, जैसे कोई बटर काट रहा हो, और एस्टर को नैरोली डॉज करना पड़ा। उसके पास ही ग्राउंड पर सिवियर ट्रंक गिर गया, जिससे वह क्रश होने से बचने के लिए पीछे कूद गया। उसने लाइटली लैंड किया और पूछा कि वह सडनली क्या कर रही थी। पावर के अब्लेजिंग ऑरा के साथ कुडो ने एक चैलेंजिंग स्माइल के साथ डिक्लेयर किया कि इतने टाइम बाद उनकी एल्डर सिस्टर फाइनली उन्हें टेस्ट करेगी, एक फियर्स ग्रिन के साथ, और उसने अपनी स्वॉर्ड अपने शोल्डर पर रखकर उसे वॉर्न किया कि अब वो सच में उसके पास आएगी। एस्टर के फेस पर पैनिक फिकर हो रहा था जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और प्लीड किया कि वेट करो, और एक्सप्लेन किया कि उसकी स्वॉर्ड अभी इनकम्प्लीट है। उन्होंने कोल्डली आंसर किया और पूछा कि क्या वे बैटलफील्ड पर किसी एनिमी को भी यही एक्सक्यूज ऑफर कर सकते हैं। एस्टर के माइंड में एनिमी का वर्ड एको हुआ। उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। कुडो ने उन्हें याद दिलाया कि एक नाइट का क्रीड हमेशा यही होना चाहिए कि बैटल के लिए रेडी, और उसे वार्निंग दी गई कि अगर वह ज्यादा पीछे हट गई तो वह उसे क्रश कर देगी। उनका फर्स्ट स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि वे उसे टाल ही नहीं पाए, और उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई जोक नहीं था। जब वे उसके रिलेंटलेस असॉल्ट से बचने के लिए पीछे हटे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में भी बहुत स्ट्रगल हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी सिस्टर की आंखों में जेन्युइन किलिंग इंटेंट देखा तो उन्हें पता था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। पूरी डेस्परेशन में उन्होंने ग्रैंड की क्रिम्सन पावर अनलीश कर दी। जैसे ही उनके ब्लेड की रेड एनर्जी जबरदस्त तरीके से आपस में कोलाइड हुई, उनके दिमाग में एक डरावना थॉट आया। उनके चारों ओर ब्लू ऑरा थी। उसने सच में उसे मारने का इरादा रखा था। उनकी बैटल फॉरेस्ट में और डीप हो गई, दूर से वॉचफुल आइज से दूर दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से लाइटनिंग ही निकल आई हो, और बहुत तेज फ्लैशिंग लाइट आ रही थी। कुडो ने अपनी टंग मीडियो क्लिक की। उसकी ब्लेड हवा में शार्प और मर्सिलेस आर्क्स कट कर रही थी। उसने आस्टर को बताया कि वो अभी भी स्वॉर्ड से उतना ही स्किल्ड है, और उसने एडमिट किया कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसके साथ पेस रखेगा। आखिरकार इतनी ग्रोथ के बाद नाइट एकेडमी में उसने अपने रिलेंटलेस स्ट्राइक्स एक के बाद एक ब्लॉक कर दिए थे। उसने अपने स्टैंस को प्रैक्टिस प्रिसिशन से ट्विस्ट किया और एक क्रशिंग ब्लो मारा जिससे वह पीछे गिर गया। उन्होंने कोल्डली डिक्लेयर किया कि माना पर उनका कंट्रोल पैथेटिक था। एस्टर जमीन पर स्लिड कर रहा था। उसके बूट्स मिट्टी में गहरी ग्रूव्स बनाए थे, फिर भी उन्होंने खुद को खड़ा रहने के लिए फोर्स किया। उसको देखकर उन्होंने रिमार्क किया कि वो उतनी ही मर्सिलेस थी जितनी उसे याद थी। उनके थॉट्स अनविलिंगली पास की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। कुडो हमेशा से ऐसे ही थे, फियर्स, कन्फ्रंटेशनल, अनयील्डिंग। फैमिली में सबसे फॉर्मल राइट इनहेरिट करने वाले और हाउसहोल्ड में किसी से भी ज्यादा सीनियर, 7 विंग क्रेस्ट वाले होने के नाते वे हमेशा उनके एग्जिस्टेंस में एक साइलेंट थॉर्न बने रहे। उनके लिए उनके बारे में सब कुछ अनफेयर था।
वो एक ऐसे स्टॉर्म में बदल गई थी जो हर परसीव्ड इनजस्टिस को चैलेंज करता था, और अगर ऑनेस्टली कहूं तो वो उसका नेचुरल एनिमी थी। अचानक वे जोर से ऊपर उछल गईं और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनका सिलुएट सामने आ रहा है, कैनोपी। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। उनकी सोर्ड जजमेंट की तरह गिर गई। इम्पैक्ट से फॉरेस्ट फ्लोर स्प्लिट हो गया। एक वायलेंट शॉकवेव बाहर एक्सप्लोड हुआ। उनके ऊपर खड़े होकर उन्होंने डिक्लेयर किया कि वे फैमिली के नेक्स्ट हिट बनने के लायक नहीं हैं। और कहीं अपने फादर के चेंबर में एल्फिन खिड़की के पास खड़ी थी। एंजाइटी से उसकी वॉइस क्लियर हो रही थी जब उसने पूछा कि क्या उन लोगों को अकेले लड़ना छोड़ देना सही होगा। उन्हें डर था कि सिबलिंग्स के बीच की रेकलेसनेस डेथ में एंड हो सकती है। उनके फादर ने कामली आंसर किया कि एस्टर और कूडो राइवल्स थे। रेकलेस शायद, लेकिन इतना फूलिश नहीं कि उस फाइनल लाइन को क्रॉस कर जाए। फिर भी अनईजी होते हुए एल्फ ने आगे पूछा कि उन्हें नाइट एकेडमी से वापस समन क्यों किया गया था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ सक्सेशन के बारे में नहीं था। उनके फादर ने एक ड्रॉयर खोला और एक सील्ड एनवलप निकाला जिस पर एल्महाइन मेन फैमिली का इंसिग्निया था। वो सीन उसकी सांस छीन ले गया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यह एक समन था। एल्डर्स जो फैमिली की कोर विश कंट्रोल करते थे, वो अपने ग्रैंडचाइल्ड को पर्सनली देखना चाहते थे। जब वे चुपचाप ये पूछने पर कि क्या ये सच में इतना सीरियस था, उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई किया कि वर्स्ट केस में वे एस्टर लूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट में वापस बैटल स्लो होने का कोई साइन नहीं दिखा रहा था। उनकी ब्लेड्स रैपिड सक्सेशन में कोलाइड हुई। पेड़ों में डिस्ट्रक्शन के हार्टबीट की तरह शॉक वेव्स पल्सिंग हो रही हैं। एक्सचेंज के बीच में अस्ट्रा ने कूडो से नॉनसेंस बोलने से स्टॉप करने को कहा। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने सक्सेसर का पोजीशन पहले ही रिफ्यूज कर दिया था। उन्हें ये किसी से भी ज्यादा पता था। इरिटेशन की वजह से उनके फीचर्स ट्विस्टेड हो गए थे। जब उन्होंने स्वॉर्ड ऊपर उठाकर क्लियर किया कि उनका रिफ्यूजल